वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमटीएस पेपर के 2013 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो के क्वेश्चंस को तैयार किया है मिस्टर गौरव ने। साथ में आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, From a class of 42 boys, a boy 10 years aged goes away, and in his place, a new boy is admitted. On account of this change, the average age of the boys in that class increases by 2 months. The age of the newcomer is. क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसे कि 42 लड़कों की एक क्लास है जिसमें 10 साल का एक लड़का है वो चला जाता है और उसके स्थान पर एक नए लड़के को प्रवेश दिया जाता है। और इस जो ओवरऑल चेंजेस मतलब कि इस परिवर्तन के कारण उस कक्षा में लड़कों की जो औसत आयु है वो 2 महीने बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको नए लड़के की आयु बतानी है। फाइन, अब देखो सबसे पहले आप ये देख लो कि जब टोटल इंक्रीज हो रहा है तो जब नया पर्सन आ रहा है और वो रिप्लेस कर रहा है किसी को, ठीक है, तभी तो बढ़ रहा है ओवरऑल। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 2 मंथ्स बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो 2 मंथ्स को अगर आप ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 2/12 कर दोगे, ये ईयर बन गया है यहाँ पर। और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 42 बॉय हैं, तो 42 बॉय पर बढ़ेगा तो इंटू 42 कर दो, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 6, 6 से 7 टाइम्स। तो टोटल जो है 7 ईयर जो है ये आपका कंप्लीट बढ़ रहा है। ठीक है, ये ऐसा तब हो रहा है जब एक ओल्ड स्टूडेंट्स जा रहा है और इसके स्थान पर एक नया स्टूडेंट्स आ रहा है, तब ये चेंजेस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों कि सबसे पहले अगर नया स्टूडेंट्स आएगा तो उसका जो टोटल एज होगा वो डेफिनेटली इस 10 ईयर्स जो जाने वाले से तो ज़्यादा होगा, तभी तो ओवरऑल एवरेज जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ओल्ड जो है वो 10 ईयर वाला गया। ठीक है, तो जब नए की आप एज निकालोगे, न्यू कमर की एज, तो बहुत आसान है कि 10 ईयर तो पहले पुराने वाले आप काउंट कर लोगे, प्लस ओवरऑल कितना चेंज हुआ है 7 ईयर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 17 ईयर वाला स्टूडेंट्स जब आता है, ठीक है, और 10 ईयर वाला आपका जब चला जाता है, तो ओवरऑल जो चेंजेस हैं वो कितने होते हैं, 2 मंथ्स के होते हैं। ठीक है, और अगर उसको आप टोटल पर निकालोगे 42 बॉयज पर, तो ये निकल कर कितने आते हैं 7 ईयर्स। ठीक है, तो इस वजह से हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जो नए एज होगी न्यू कमर की जो एज कितनी होगी, ये होगी 17 ईयर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है ना कि जब 42 बॉयज़ की उम्र जो है 2 महीने एवरेज बढ़ी है, तो उन सभी की हमने टोटल निकाल ली, वो हमारी 7 ईयर्स आई। और जो नए कमर की जो न्यू कमर है उसकी एज निकाली आपने, तो वो कितनी हो जाएगी 10 + 7 दैट इज 17 ईयर्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। इसमें कहा गया है द एवरेज ऑफ 10 आइटम्स वॉज फाउंड टू बी 80, but while calculating one of the items was counted as 60 instead of 50, then the करेक्ट एवरेज वुड हैव बीन। तो आपसे करेक्ट एवरेज यहाँ पर पूछा गया, मतलब ये कहा गया है कि 10 जो है वो आइटम्स मतलब कि 10 वस्तुओं का जो बेसिकली औसत दिया है वो कितना 80 है, और जब एक की जगह मतलब कि जैसे क्या 50 काउंट करना था लेकिन कितना कर लिया 60 कर लिया हमने वहाँ पर काउंट। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि करेक्ट एवरेज आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है आपसे। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहली चीज़ कि 10 आइटम्स और जिनका टोटल जो है आपको ये 80 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम अगर टोटल निकाल लें, ये एवरेज दिया हुआ है ना, तो टोटल अगर आप निकालोगे तो 10 × 80 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 800 टोटल आ गया। अब इसमें क्या गया, जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो एक आइटम को 50 करना चाहिए था, लेकिन हमने कितना कर दिया 60 कर दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, 80 में से 60 को तो लेस करेंगे, लेकिन कितना करना चाहिए था 50 करना चाहिए था। तो यहाँ से मुझे करेक्ट पता चल जाएगा कितना है, तो ये कितना आ जाएगा 790 आ गया टोटल। और अगर आपको एवरेज निकालना है 10 आइटम्स हैं तो 10 से आप डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 79, ये आपका एवरेज बन जाएगा। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम्स में हमें ये फंडा फॉलो नहीं करना है। अब देखो रॉन्गली एवरेज हमें निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ है, रॉन्गली एवरेज इंक्रीज्ड, ये आपको निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा 60 - 50 और डिवाइड कर दो टोटल बॉयज से 10 आइटम से। ठीक है, तो 60 में से जब हमने 50 घटाया कितना बचा 10, और 10 को 10 से डिवाइड किया, मतलब कि कितना एवरेज बढ़ रहा है वो 1 बढ़ रहा है। ठीक है, और टोटल औसत कितना दिया था 80 दिया था, इसमें से आप 1 को लेस कर दो तो कितना आ जाएगा 79। यहाँ पर डायरेक्टली एक बार में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
फंडामेंटल यूनिट जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो ये वाली है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक जो है एग्जाम्स पे हम इसको अप्लाई करेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है अ मैन वॉट अ हॉर्स एंड कैरेज फॉर ₹40,000. He sold he sold a horse a gain of 10% and the carriage at a loss of 5%. He gained 1% of on his whole transaction. The cost price of the horse was. ठीक है, इसमें एक आ गया कि एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन, मतलब कि आपने देखा घोड़ा गाड़ी जो होती है ना, उसमें एक पीछे का पोर्शन होता है और आगे घोड़ा होता है, तो हम उसको कह सकते हैं घोड़ा वाहन। तो उसको 40,000 में लिया, लेकिन उसने क्या किया कि घोड़े को 10% में सेल कर दिया और जो वाहन था उसको 5% में। तो अल्टीमेटली उसको 1% का यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो आपसे सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है घोड़े का। तो इसमें मैं आपको ऑप्शंस दे दे रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस हम अभी मैं उसको बताऊंगा कि इसमें ऑप्शंस देने का फायदा क्या वहाँ पर मिल जाएगा। पहला ऑप्शन जो है, इसमें घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है ना, तो यहाँ पर मैं 50,000 कर दे रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन मैंने यहाँ पर कर दिया 16,000। तीसरा मैंने रख दिया यहाँ पर 18,000 और फोर्थ ऑप्शन रख दिया 20,000। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे दिए। अब इस क्वेश्चन की दो तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। पहले हम बेस मेथड आपको बताएंगे कैसे करना है। मैंने हॉर्स का सीपी मान लिया, लेट द सीपी ऑफ हॉर्स दैट इज एक्स, उसका मैंने कॉस्ट प्राइस कितना ले लिया, एक्स ले लिया। तो अगर आप बात करेंगे सीपी ऑफ कैरेज, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40,000 माइनस एक्स, ये आपका हो गया। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करें, ही सोल्ड द हॉर्स अ गेन ऑफ 10%, मतलब कि हॉर्स को 10% गेन पर सेल कर रहा है। तो एक्स का 10% निकालो, एक्स का 10% मतलब कि 110% निकालना होगा। ठीक है, प्लस और अगर कैरेज को कितने पर 5% लॉस पर सेल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 40,000 माइनस एक्स और इसका 5% लॉस मतलब कि 95% पर। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली उसको 1% जो है ओवरऑल ट्रांजेक्शन पर प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको इक्वेट किसके बराबर कर देंगे, 40,000 का 1% मतलब कि 101%। अब यहाँ से आप x की जो वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 110x। ठीक है, इसको आप सब सारी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको मिलेगा 15x बराबर 2,40,000। तो अब एक्स की अगर वैल्यू आप निकाल दो तो ये आपका आ जाएगा 16,000, यहाँ से डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या, ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं। कैसे ऑप्शन से चेक करेंगे, अगर सपोज करो कि हॉर्स का कॉस्ट प्राइस जो है 15,000 है। ठीक है, हॉर्स का 15,000, तो अदर साइड कितना हो जाएगा 25,000, क्योंकि टोटल यूनिट जो है वो आपकी 40,000 होनी चाहिए। तो जो कैरेज है उसका 25,000 आ जाएगा, इसका कितना, और इसका 1% उसको ओवरऑल प्रॉफिट होता है। 40,000 का 1% कितना है, ये आपका 4,000। इसका 1% अगर आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 400 का। ठीक है, 400 का उसको प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो कि इसको कितना होता है, देखो लिखा है इसमें ना 10%, तो 15,000 का 10% कितना हो गया, ये आपका हो गया 1500 ये हो गया। ठीक है, और इसी तरह से 25,000 का 10% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इसका 5% लॉस की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो अगर आप ये निकालोगे तो ये आपका डिफरेंस कितना आएगा 1250 यहाँ पर। ठीक है, 25,000 का 5% अगर आप लॉस निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 1250। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस आपको कितना मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस तो हमें 400 नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से ये वाला कॉम्बिनेशन आपका नहीं बैठेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि मैं हॉर्स का प्राइस 16,000 ले रहा हूँ और कैरेज का कितना ले रहा हूँ, ये 24 रिमेनिंग वाला आइटम। ठीक है, 24,000। तो देखो इस 16,000 का 10% अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1,600 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1,600 आ गया। और इसी तरह से 24,000 का अगर आप 5% निकालोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1200। अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ गया 400। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से लेकर भी। बाकी बेस मेथड भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो आपको आसान लगता है वो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर 1% प्रॉफिट जो है वो दोनों पर ओवरऑल उसको मिल गया, तो इस वजह से हम ये समझ सकते हैं कि डेफिनेटली इसकी प्राइस 16,000 होगी, उसकी 24,000। ठीक है, ये क्वेश्चन का फंडा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है an article is sold at a loss of 10%। ठीक है, had it been sold for rupees 90 more
देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 5%, द ओरिजिनल सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। मतलब ये कहा जाए कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आर्टिकल है, और इसको 10% की हानि पर बेचा गया, ठीक है। फिर कहा गया कि अगर उसे, यदि उसे 90 रुपए अधिक पर बेचा जाता है तो 5% का है क्या वहां पर लाभ होता है, 5% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस, उस ओरिजिनल आपका उस ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, विदाउट पेन एंड पेपर भी आप इसको एग्जामिनेशन में सॉल्व करोगे। 100 रुपीज़ अगर सीपी है आपका, तो इसमें कहा गया ना 10% लॉस की बात की गई, मतलब कि एसपी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा यहाँ पर एसपी, ठीक है। परसेंटेज में मान के चलो सब कुछ, 100% सीपी तो 90%, 10% ऑफ के बाद में कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 90% हो गया। फिर बात की गई है कि गेन जो है वो 5% का होता है, तो अगर मैंने मान लिया 100% सीपी था यहाँ पर, तो गेन कितना हो जाएगा यहाँ पर 105 का हो जाएगा सेलिंग प्राइस ये। तो अब देख लो इन दोनों का डिफरेंस, ये आपको 90 रुपीज़ दिया हुआ है, ये आप मान के चलो 90 और 105 का, तो 15% जो है डिफरेंस, इसकी वैल्यू कितनी दी है 90, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिवाइड बाई 15, ठीक है, ओके। ये आ गया आपका 1% का। लेकिन आपसे पूछा क्या, द ओरिजिनल सेल प्राइस, ओरिजिनल सेल प्राइस कितना है, ये तो आपका 90% है ना, तो आप 90% की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लो। 1% 90 बाई 15, 90% कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 15 इंटू 90, ओके। अब इस तरह से आप देखो 15 से 6 बार जाएगा, 90 इंटू 60, ये कितना आ जाएगा 540 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा ओरिजिनल 540 रुपये यहाँ पर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है प्राइस मिल्क हैज़ इंक्रीज बाय 20% टू कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज, द प्रेजेंट कंजम्पशन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, ओके। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दूध की जो कीमत है वो 20% बढ़ गई, और आपको जो व्यय है, व्यय को उतना ही रखने के लिए, ठीक है, वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि प्रेजेंट जो कंजप्शन है वो कितना रिड्यूस करना होगा जिससे कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो अनचेंज रहे। लेकिन मिल्क का जो प्राइस है वो क्या है, इंक्रीज यहाँ पर हुआ है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर कंजप्शन को रिड्यूस करना है, बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फंडा आपको ये लगाना है कि कंजप्शन रिड्यूस की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे कि जो मिल्क इंक्रीज हुआ है वो आप लिखो डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20%, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक लगानी होगी, तो क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो गया आपका 120, ठीक है। और यहाँ पर साथ में आपको इंटू 100 भी करना होगा। अभी मैं इसका एक बेस्ट मेथड और भी आपको बताऊंगा। इंटू 100 आप करोगे तो ये 0 से 0, 2 से 6 बार गया, 100/6 बचा, तो इसको आप क्या लिखोगे 16 होल 2/3%, ठीक है। अब कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि मिल्क प्राइस मिल्क हैज़ डिक्रीज्ड, तो जब प्राइस जो है मिल्क का डिक्रीज होगा तो कंजप्शन की जब बात की जाएगी तो उसको आपको क्या है बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करो कि परसेंटेज जो दिया हुआ है वो डिवाइडेड बाई 100 माइनस परसेंटेज इंटू 100, ठीक है, ये फंडा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब इंक्रीज की बात की जाए, मिल्क इंक्रीज और कंजप्शन को आपको रिड्यूस करना है, तो आपको क्या अप्लाई करना होगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंट इंटू 100। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगर इस नेचर का क्वेश्चन हमारे किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए तब। 6 क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है व्हाट इज टू बी एडेड टू द 15% ऑफ 160 सो दैट द सम मे बी इक्वल टू 25% ऑफ 240। मतलब कहा जाए कि 160 के 15% में कितना हमें जोड़ना होगा कि जो आपको योगफल है वो 240 के 25% के बराबर में हो जाए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बात की गई है। तो देखो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि 15% को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 15% को आप लिख सकते हैं 15/100, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं 3/20, ये लिख सकते हैं। अब ये आपको पता होगा कि 25% को क्या लिखेंगे 25/100, मतलब कि 1/4। इन्हीं चीज़ों का यूज यहाँ पर करना है। What is to be added to 15% of 160। अब देखो 15% को 3/20 लिखते हैं, तो हमने क्या किया कि 3/20 160 का है, इसमें हमने x को जोड़ दिया किसके बराबर करने के लिए 25%, मतलब कि 1/4 ऑफ 240 करने के लिए। तो देखो अगर 20 से आप इसको काटोगे तो ये 8 बार जाएगा, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 प्लस x इक्वल टू
4 से इसको काटोगे 60 बार जाएगा यहाँ पर, और आप x की वैल्यू निकालोगे, 60 में से इस 24 को आप लेस कर दो, तो कितना मिल गया यहाँ पर 36। तो हमें क्या है कि वहाँ पर 36 ऐड करना होगा इस वाले मॉड्यूल में, जिससे आपका ये वाला मॉड्यूल बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 7th क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में आपको थोड़ा सा लगेगा ये क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 210 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रेन जो है वो कवर करती है एक सर्टेन डिस्टेंस को 210 मिनट में, ठीक है। एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से इस स्पीड से जाती है और एक दूरी को 210 मिनट में तय करती है। फिर कहा गया कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह दूरी तय करने में गाड़ी को कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन टाइम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें भी पता है दोस्तों कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, ये होता है। आपने देखा होगा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, ये यूनिक फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर आप टाइम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाले का यूज़ भी आपका होगा। अब देखो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि 210 मिनट आपको ये दिया हुआ है, टाइम दिया है यहाँ पर और स्पीड दी है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 60 इंटू 210 डिवाइडेड बाई 60। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 210 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दिया है, तो 210 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। तो 60 से 60 ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 210। डिस्टेंस जो है ये आपकी 210 किलोमीटर आपकी आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड होता है। तो 210 आपका डिस्टेंस आ चुका है और यहाँ पर स्पीड कितनी है, 80 दिया हुआ है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। तो आप इसको 80 से डिवाइड कर दो, तो ये अल्टीमेटली कितना आपका बन जाएगा 2 होल 5/8, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, 8th क्वेश्चन की दोस्तों। इसमें कहा गया है कि 2 ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन ए एंड बी, travel towards each other at a speed of 16 miles per hour and 21 miles per hour respectively. At the time of their meeting, the second train has traveled 60 miles more than the first. The distance between A and B in miles. You have to calculate the distance between A and B in miles. देखो क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि दो गाड़ियां हैं, वो स्टेशन A से स्टेशन B की ओर 16 और 21 मील प्रति घंटे की गति से चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ए बना लो और यहाँ पर बी बना लो, ठीक है। दोनों एक दूसरे की ओर चलती है, इधर चलती है और ये जो है वो इधर चलती है, और ये जो है 16 मील पर आवर की स्पीड से जाती है और ये 20 मील पर आवर की स्पीड से जाती है। फिर कहा गया एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग, मतलब कि उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी जो है वो पहली गाड़ी से 60 मील अधिक चल चुकी है, ये बात कही गई है। मतलब जब वो एक दूसरे से कहीं किसी पॉइंट पर मिलती हैं, तो इसमें कहा गया कि जिसकी स्पीड ज़्यादा तेज होगी डेफिनेटली वो ज़्यादा तेज जाएगी, जिसकी स्पीड इन दोनों में कम होगी वो कम जाएगी। तो टोटल जो है वो 60 मील जो है वो ज़्यादा चल चुकी है, ये बात इसमें बताई गई है, ओके। तो हम क्या करेंगे कि जो इनकी स्पीड दी है इसका डिफरेंस निकाल लो। 16 मील पर आवर दिया है, यहाँ पर 20 मील पर आवर दिया है, तो इनका डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा, 5 मील पर आवर आ गया आपका ये, ठीक है। स्पीड का डिफरेंस आ गया यहाँ पर, और कितनी डिस्टेंस कितनी है, 60 माइल्स है, ठीक है। 60 माइल्स जो है वो डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हम टाइम निकाल सकते हैं कि टाइम टेकन बाय बोथ, दोनों को कितना टाइम लगेगा, 60 डिवाइड बाई 5 दैट इज 12 और जो है ये लगेंगे, ये आपने निकाल लिया। अब पूछा गया कि ए और बी के बीच में टोटल जो है वो डिस्टेंस कितनी, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखो ये आपसे क्या पूछा है कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमसे पूछी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एस इंटू टी, ठीक है, ये हम लगा देंगे ना, क्योंकि आपने देखा होगा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालना है हमें, तो एस इंटू टी लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये मुझे पता है टी मुझे मालूम चल गया है 12 है, और अगर स्पीड की बात चलोगे तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, 16 प्लस 21 इन दोनों को ऐड कर दो। तो देखो 16 और 21 को अगर आप ऐड कर दोगे 37 हो जाएगा, 37 इंटू 12, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 444 माइल्स,
ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। इसमें फंडामेंटल अप्रोच है, किसी भी तरीके की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, केवल अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आपको एक दो फार्मूले पता है और बाकी आपको कॉमन सेंस यूज करना है ताकि आप क्वेश्चन आसानी से बना ले। 9th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है अ सम वाज लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 years. Had it been lent at 3% higher rate, it would have fetched rupees 300 more. The original sum of money was. अब क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। इसमें कहा गया है कि एक राशि है वो किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई थी, ठीक है। यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उससे क्या है कि 300 रुपए अधिक मिलते। तो मूल राशि कितनी थी ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है ये कुछ इस फॉर्मेट में है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड बताऊं कि आप क्या है कि आप टोटल सम मान लो। जैसे मैंने सम मान लिया कि वो कितना है 100% है और प्रॉफिट जो है वो कितना यहाँ पर हो रहा है x% का मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देखना कि अगर मैं इस 100% की बात करूँगा 2 साल के लिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 ईयर के लिए 2x% हो जाएगा, मतलब कि 2% के हिसाब से 2x हो जाएगा 2x%, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 साल की बात की जा रही है, ओके। दूसरी बार की अगर मैं बात करूं, अगली बार क्या हो रहा है 3% हाइयर रेट कर दिया जा रहा है, मतलब कि 2 ऑफ x% प्लस 3%, यही तो यहाँ पर हो रहा है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 6% की यहाँ पर बात हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पहले वर्ष में क्या था केवल 2 साल की बात थी और मैंने x% प्रॉफिट मान लिया था तो 2x% हो गया। दूसरी बार क्या है कि 3% हाइयर रेट हो रहा है, मतलब कि पहले x हो रहा था उसमें 3% हाइयर कर दो तो 2 साल के बाद इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये इतना आ जाएगा। कितना मिलता है इट वुड हैव बीन फेस्ट रुपीज 3000 मोर, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 2x प्लस 6, इसमें से मैं 2x को लेस कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 300 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि 2x ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 6%, तो हम कह सकते हैं 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, ठीक है। यहाँ पर परसेंट इसको लिख लो, ठीक है। अब 1% की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगी, ठीक है। 6 से इसको डिवाइड करके 1% की हमने वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ मनी वाज। देखो टोटल सम हमने 100% लिया था ना, तो यहाँ पर 1% इतना है तो सम निकालना है तो मतलब 100% निकाल दो। तो 1% 50 है तो 100% कितना हो जाएगा 100 इंटू 50, ठीक है। ये मतलब कितना आ गया 5000, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। इस क्वेश्चन की बात की जाए 10th की, तो इसमें कहा गया है अ मैन सेव्स रुपीज 2000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। यहाँ पर जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस पर थोड़ा फोकस करना। एंड इन्वेस्ट द मनी एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर ही विल हैव। मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी जो है वो हर वर्ष के अंत में 2000 रुपये बचाता है और उसे 5% जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। तो 3 वर्ष के अंत में उसके पास क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब कि हर एक साल के अंत में वो पैसे सेव करता है, फिर उसके बाद ही तो इन्वेस्ट कर पाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बात की जाए कि टोटल कितने परसेंटेज जो है वो लगेगा, तो देखो सबसे पहले 5% होगा, फिर 5% का 5% निकाल दो कितना आ जाएगा 0.25। तो अगर बात की जाए कि पहले 2000 के लिए टोटल कितना देगा 10.25% देगा। 10.25% जो है वो किसके लिए देगा फॉर फर्स्ट 2000, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात की जाए सेकेंड 2000 की तो यहाँ पर केवल 5% देगा, ठीक है। और अगर बात की जाए फॉर थर्ड ईयर की तो वो 0%। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर वो अमाउंट दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप निकालोगे टोटल कितना परसेंटेज लगा यहाँ पर, तो टोटल निकाल लो 10.25% प्लस 5%, तो ये कितना आ गया 15.25%, ठीक है। अब ये किसका निकालोगे 2000 का ही तो ना, तो 2000 का अगर मैं 15.25% निकालता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा मुझे 305, ठीक है 305 रुपये। अब ध्यान रखना कि पहले साल के अंत में उसने कितने करे 2000 रुपये, फिर दूसरे साल में भी 2000 कर लिए,
फिर तीसरे साल में भी 2000, ठीक है। और टोटल जो इंटरेस्ट हमने यहाँ पर सेपरेट कैलकुलेट कर लिया 305, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6000 प्लस 305, तो टोटल कितना हो जाएगा 6305 रुपए का अमाउंट जो है वो तीसरे साल के अंत में उसके पास में होगा, ठीक है। यहाँ पर की यही है कि एंड ऑफ 3 इयर्स। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, स्टार्टिंग में इनिशियल अमाउंट दे दिया जाता है और उस पर इंटरेस्ट निकालते हैं, तो हम स्टार्टिंग में ही बात करते हैं, लेकिन जब एंड ऑफ द ईच ईयर की बात हो रही है इसलिए हमने तीसरे साल में यहाँ पर 0% की बात की है। आई होप आपको ये क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम एमटीएस के कुछ और क्वेश्चन आप तक लेकर आएंगे। इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉलो कर लें आप ट्विटर पर आप हमें, और फेसबुक की पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, साथ में वेबसाइट को आप विजिट करते रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।